और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी हेडलाइंस। सोने में आज दिख रही है मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,34,000 रुपए के नीचे। आज 500 रुपए की गिरावट। दिन की ऊंचाई से करीब 1,500 रुपए नीचे सोने का भाव। चांदी की तूफानी रफ्तार। एमसीएक्स पर चांदी पहली बार 2,06,000 के करीब। चांदी में 8,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती। एक महीने में 28% का उछाल। कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव। ब्रेंट क्रूड का भाव $59 के नीचे फिसला। WTI क्रूड $55 तक फिसला। 7 महीने में पहली बार ब्रेंट का भाव $60 के नीचे। और इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का हुआ आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन के साथ शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां आगे होंगी शामिल। भारत की ग्रोथ स्टोरी समेत आईटी, ऑटो, सोलर समेत कई सेक्टर्स पर चर्चा। की तेजी है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब 8,000 रुपए की तेजी। एक तूफानी रफ्तार। इस तरह की तेजी हमने शायद ही कभी देखी होगी। हमें तो याद नहीं कि हर दिन इस तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं। और इस साल चांदी में 128% की जोरदार तेजी आ चुकी है। तो कह सकते हैं एक जबरदस्त रफ्तार का दौर चल रहा है। लगातार एक के बाद एक नया हाई लग रहा है। लेकिन इसके बाद कितना रिस्क, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटीज में, किसी भी स्टॉक, इक्विटी, कमोडिटीज में जितनी ज्यादा तेजी आती है उतनी ही ज्यादा रिस्क भी, उतनी ही तेजी से गिरने की भी संभावनाएं बनती है। ऐसे में क्या रिस्क अभी से शुरू हो गया है या अभी काफी रूम बचा हुआ है चांदी के ऊपर जाने का? तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर हैं, और केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया, और साथ ही AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं नितिन केडिया जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, आपके तो सारे टारगेट अचीव हुए थे, अब अगले टारगेट का इंतजार कर रहे हैं 2,50,000 का, जो आपने मार्च तक का आपने दिया है। क्या लग रहा है सर, चांदी की इस तेजी के बाद रिस्क कितना ज्यादा बढ़ गया है? कैसे अब इसे प्ले करना चाहिए इस मार्केट को? क्योंकि जिस तूफानी रफ्तार से चलता है, गैप अप ओपनिंग होती है हमारे यहाँ, तो इवनिंग सेशन में उस तरह की ट्रेडिंग भी नहीं होती है, और सारे जब भी बाजार खुलता है इस तरह के गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। क्या लग रहा है चांदी में क्या होने वाला है सर? क्या पक रहा है चांदी के अंदर? विश्वमन जी, आज सुबह ना जब मैंने 6:30 बजे मतलब 7:30 बजे मैं उठा तो देखा कि सिल्वर में ऑलरेडी जो है एक मूव आ चुका था 6:30 बजे। और जनरली मैं मतलब सबसे पहले एक दो भजन सुनता हूँ, पर आज यही गाना चल रहा था, गैरों पे करम अपनों पे सितम है, चांदी मेरे ये सितम न कर। तो वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि गैप अप खुलता है और जो तेजी है वो हमें नहीं मिल पाती। कल रात को मैं सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा था, पर समहाउ वो पब्लिश नहीं हो पा रहा था टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और वो आर्टिकल था कि 12 तारीख को कॉमेक्स में 8 मिलियन ऑन्सेस जो है वो रजिस्टर्ड कैटेगरी से निकल गए थे और एलिजिबल कैटेगरी में चले गए थे। देखिए, रजिस्टर्ड टू एलिजिबल कैटेगरी में इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो चांदी है, आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। लेकिन मैं उसको अभी बेचना नहीं चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि जो रजिस्टर्ड कैटेगरी में वेयर हाउस एक्सपेंसेस होते हैं वो मुझे देने पड़े। इसलिए मैं उसको एलिजिबल कैटेगरी के अंदर शिफ्ट करके एक दूसरे वेयर हाउस के अंदर सिल्वर को रख देता हूं। और जब भी इस तरह का कोई भी मूव हम कॉमेक्स में देखते हैं तो इमीडिएटली हमें चाइना में इस तरह का मूव दिखाई दे जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन जो है बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने पीछे करेंसी वॉर देखे थे, वैसे ही रेयर अर्थ मेटल्स का ये वॉर चल रहा है। और रेयर अर्थ मेटल्स में एक रेयर मेटल जो है वो सिल्वर भी शामिल हो गया है। तो जब भी कभी यूएस से इस तरह का कुछ होता है जहां पे एक मेगा क्वांटिटी जो है वो हिलती हुई दिखाई देती है, तो चाइना भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। विश्वमन जी, जहां तक रिस्क की बात है तो देखिए, $66 का टारगेट जो है स्पॉट लेवल पे 31 मार्च के पहले आपके चैनल पे दिया था, और आज वो टारगेट जो है वो आ भी गया है। लेकिन रिस्क कितना है यहाँ पे? रिस्क देखिए तब होता है जब फंडामेंटल से अलग चल के कोई तेजी चल रही हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तेजी चल रही है दिस इज बैक्ड बाय अ फिजिकल, और ये काफी लंबे समय बाद मैं देख रहा हूँ। 2011, 1980 उस समय भी बैक्ड बाय फिजिकल डिमांड जो है ये कैटेगरी नहीं थी। 1980 में ऐसा नहीं था कि 5 साल तक या 6 साल तक आपका स्ट्रक्चरल डेफिसिट चल रहा हो, या 2011 में भी ऐसा नहीं था
कि आपका स्ट्रक्चरल डेफिसिट चल रहा है। इनफैक्ट जो 2011 में तेजी हुई थी दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग जो चल रही थी उसकी वजह से हुई थी, और एक ये शिगुफा छोड़ा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अब डिमांड आ गई है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो डिमांड जो है वो कंटिन्यूअस तेजी पे है। अब जरूरत ये है कि जो लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, या सबसे, दिनेश जी मेरे बात से एग्री करेंगे, सबसे तकलीफदायक क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि हमने जून में 1,03,000 पे 1,25,000 का टारगेट दिया कि चांदी 1,25,000 हो जाएगी, बाय करके चले। 1,25,000 पे लोग बोले कि अब हम थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो वेट करेंगे, हमने 1,50,000 का टारगेट दिया धनतेरस के पहले। 30 सितंबर को हमने उसको रिवाइज करके 2 लाख दिया, तो लगभग 1 लाख रुपए की तेजी, यानी करंट भाव पे 50% की तेजी हमने पिछले 6 महीने में कैप्चर की हुई है विश्वमोहन जी। अब उसके बाद भी आज सवाल आ रहे हैं कि सर अभी तक हम चांदी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो क्या करें। तो देखिए, फोमो में जाने की जरूरत नहीं है, कैरी होने की इस मूवमेंट में जरूरत नहीं है। अब जरूरत है आपको थोड़ा समझदारी से एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट करें सिल्वर के अंदर। आप थोड़ा 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 करके पूरा पैसा एक साथ न डालें, 10% करके आप पैसा डालें, और हर अगर 2% 3% की गिरावट आती है वहां पे आप अपना 10% पैसा इसमें एलोकेट करें। विश्वमोहन जी, नितिन जी को लगता है कि फंडामेंटल बैक्ड ये तेजी है और इस तेजी पे वो लगातार बाइंग की सलाह दे रहे थे। उनको लगता है कि लेकिन करंट लेवल पे आप ना खरीदें, हर 2% की गिरावट पे 10-10% करके स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे खरीदारी करें। इस तरह की रणनीति के साथ काम करें, फिर आपको फोमो भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं इस तेजी में छूट गया, क्योंकि 1,50,000 से 2 लाख जाने में पता ही नहीं लगा कि कब तेजी आ गई है। दिनेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आपके क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स क्या है इस तेजी के बाद, और आपके क्लाइंट्स ने क्या पैसा बनाया है चांदी में? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, पिछला जनवरी जो हमने शुरू किया था, जनवरी 2025, 86,000 के आसपास शुरू किया था। 1,05,000 के ऊपर की तेजी में क्लाइंट ने बिल्कुल फुल पार्टिसिपेट किया है। और मुझे लगता है कि यह साल, मतलब मेरे 25 साल के करियर में इतना शानदार साल कमोडिटी सेक्टर के लिए हमें देखने नहीं मिला है। तो क्लाइंट ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और प्राइस ऑलमोस्ट 120% गेन उन्होंने हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि जो केडिया जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, और मैं इनकी बात बहुत गौर से सुनता हूं हमेशा। ये टारगेट देते हैं, लेकिन टारगेट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 2 लाख दिसंबर से पहले निश्चित पार होगा और 2.5 लाख मार्च तक के आएगा, तो मुझे प्रोबेबली इनके बात से मैं पूरा सहमत हूं। $78 के टारगेट, मुझे लगता है जिस हिसाब से ये मूवमेंट आ रहा है, डेली $2 से $2.5 की मूवमेंट, मुझे लगता है कि मार्च से पहले ही शायद 2,50,000 का टारगेट आ जाएगा। ओके सर, ये अब सीधा हम चलते इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, जहां पे गीता गोपीनाथ वहां पर बोल रही हैं, सीधे उनको सुनते हैं और इकोनॉमी के बारे में एक ब्रॉडर पिक्चर उनसे समझ लेते हैं। The other parts of the world, for example, on trade with China in the future. As far as India is concerned, you think the peak is behind us? Because we are already at the receiving end, highest tariff in the world. No, India has at this point the highest tariff rate among all of the US's main trading partners. So, and I just don't see how this will stay at this level. I expect that it will go down. It will take negotiations. But yeah, it's already at, I mean, the sticker number is 50%, effective is about 38%. That's very